Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री में हमने डिफरेंट आयोनाइजेशन टेक्निक्स पढ़ रखी हैं और फिर इसके साथ साथ हमने फ्रेगमेंटेशन पैटर्न भी देख रखा है और तकरीबन सारी क्लासेस का फ्रेगमेंटेशन पैटर्न हमने डिस्कस किया हुआ है। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने देखना है कि हम अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं मैस स्पेक्ट्रम से। यानी हमें सिर्फ मैस स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे डिटरमिन कर सकते हैं रूल ऑफ 13 यूज करके। तो रूल ऑफ 13 की डिटेल डिस्कस करनी है और फिर हमने अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम अननोन कंपाउंड की स्ट्रक्चर कैसे निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इस लेक्चर में देखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना, और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम फिर स्ट्रक्चर कैसे डिटरमिन कर सकते हैं मैस स्पेक्ट्रम को देखकर। देखिए, जब हम इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल पर, तो इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट से जो हमारे पास सबसे ज्यादा मैस वाली पीक आती है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन पीक या पेरेंट पीक। यानी ये पेरेंट आयन पीक होती है, मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है, और इसका मॉलिक्यूलर मैस या इसकी मैस टू चार्ज वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। यानी आपका जो मैस स्पेक्ट्रम है, मैस स्पेक्ट्रम के सबसे राइट साइड पे जो पीक आएगी वो मॉलिक्यूलर आयन पीक या पेरेंट आयन पीक, या इसको हम कहते हैं सबसे ज्यादा मैस वाली पीक। और ये एक्चुअली रेडिकल कैटाइन होता है, एक इलेक्ट्रॉन के लॉस से बनती है। ये हम डिफरेंट आयोनाइजेशन टेक्निक्स पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कब मॉलिक्यूलर आयन पीक अच्छी इंटेंसिटी की बनती है, कब अपीयर होती है, कब अपीयर नहीं होती, कब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, कम होती है। ये हम एक लेक्चर हमने जो है पहले भी जो है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में रिकॉर्ड किया था, मॉलिक्यूलर आयन पीक के नाम से, वहां डिस्कस कर रखा है। तो बहरहाल जब भी बम्बार्डमेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन की तो हमारे पास आएगी मॉलिक्यूलर आयन पीक। अब जब आपको अननोन कंपाउंड का स्पेक्ट्रम दिया जाए तो आपने चेक करना है जिस पीक का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है या जो स्पेक्ट्रम में सबसे राइट साइड पे है उसके मास को 13 से डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मास स्पेक्ट्रम है और ये राइट साइड पे ये पीक आती है सबसे राइट साइड पे, तो ये मॉलिक्यूलर आयन पीक है और इसका जितना मैस है, फर्ज करें 120 है, तो इसके मैस को डिवाइड कर दें 13 से। 13 एक कार्बन और एक हाइड्रोजन का मैस होता है। आप इसको 13 से जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दो चीजें आती हैं। एक हमारे पास आता है न्यूमरेटर यानी कोशेंट, और दूसरा हमारे पास आता है रिमाइंडर। ये जो न्यूमरेटर होता है एक्चुअली ये नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, यानी जितना न्यूमरेटर या कोशेंट आ जाए उसको हम कहते हैं ये नंबर ऑफ कार्बन एटम है। और जो रिमाइंडर आता है, अगर न्यूमरेटर और रिमाइंडर का सम निकाल लिया जाए तो वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो इस तरह हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। यानी जो सबसे ज्यादा मैस वाली पीक है उसको 13 से डिवाइड करें, जो आपके पास न्यूमरेटर आता है वो कार्बन एटम है, और न्यूमरेटर और जिसको हम क्वोशंट कहते हैं प्लस जो हमारे पास रिमाइंडर है, इन दोनों का जो सम होता है उसको नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कहेंगे हम। अब जो फर्ज करें हमारे पास जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है, मैस स्पेक्ट्रम में जो सबसे ज्यादा मैस वाली पीक है वो 94 पे आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इस 94 को 13 से डिवाइड करेंगे, 94 बाय 13। अब 13 को अगर आप देखें 94, तो 7 से अगर 13 को मल्टीप्लाई करें तो 91 आता है। यानी इसका जो कोशेंट या न्यूमरेटर होगा वो 7 होगा, 91 आएगा तो फिर 3 यहां पर बच जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7। 7 हमारे पास कोशेंट है, 7 हमारे पास जो है ये न्यूमरेटर है,
3 हमारे पास जो है ये रिमाइंडर है, यानी 13 इंटू 7 ये 91 बनेगा, 3 उसमें ऐड कर देंगे। अब कार्बन एटम कितने हैं, जितना हमारे पास न्यूमरेटर है, यानी 7 कार्बन एटम होंगे इस कंपाउंड में जिसका 94 मोलर मास है। और हाइड्रोजन आप दोनों का सम लेंगे, न्यूमरेटर और रिमाइंडर का, तो ये 10 आ जाएंगे, 7 + 3 10, यानी 7 कार्बन है और 10 इसमें हाइड्रोजन है, C7H10। अब अगर हमने इसमें हाइड्रोजन डेफिशिएंसी निकालनी है, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, तो जितना ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आया है, जो जितने इसमें कार्बन है, हमारे पास कार्बन है 7, तो अब 7 कार्बन वाली अल्केन का फार्मूला लिख लेंगे, C7H। अगर अल्केन होती तो ये 16 आता, CnH2n+2। यानी अगर ये अल्केन, अल्केन मीन्स फुली सैचुरेटेड होता, इसमें हाइड्रोजन की बिल्कुल डेफिशिएंसी ना होती, तो ये फिर हमारे पास 7 कार्बन के साथ 16 हाइड्रोजन होते। हमारे पास एक्चुअली 7 कार्बन के साथ 10 हाइड्रोजन है, यानी हमारे पास जो डिफरेंस है C7H10 है और C7H16 का, हमारे पास डिफरेंस 6 हाइड्रोजन का है। अब 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी हो तो एक बॉन्ड बनता है, तो इसका मतलब इसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो इसमें जो डेफिशिएंसी आएगी वो हमारे पास 3 की आ जाएगी। यानी इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इसमें या अनसैचुरेशन लेवल 3 है। अब एक पाई बॉन्ड का मतलब, एक जगह पर अगर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का मतलब रिंग भी हो सकता है, यानी इसका एक्सपेक्टेड फार्मूला ये हो सकता है कि हमारे पास 3 डबल बॉन्ड आ जाएं, इस तरह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और इसी तरह से सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और फिर लास्ट में जाके 7वां कार्बन CH3 आ जाएगा। इस तरह से, या हम एक रिंग बना के 2 डबल बॉन्ड भी लगा सकते हैं, इस तरह से हम 6 मेंबर्ड रिंग बनाएं। और 6 मेंबर्ड रिंग, एक रिंग का मतलब इसमें हाइड्रोजन की जो डेफिशिएंसी है, 2 हाइड्रोजन कम हुए हैं, यानी इंडेक्स 1 होगा। और अगर हम इसमें 2 पाई बॉन्ड लगा दें तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स है वो 3 हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन इसमें हमारे पास टोटल जो है वो 6 हैं, 7th हम यहाँ पर मिथाइल लगा लेते हैं। तो इस तरह हम उसमें हाइड्रोजन डेफिशिएंसी का इंडेक्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो बहरहाल रूल ऑफ 13 से हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चल जाता है, जैसा कि हमने निकाल लिया। अब ये तो था कि कंपाउंड में अगर कार्बन और हाइड्रोजन है, अगर कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई हेट्रो एटम है। अब हेट्रो एटम का कैसे पता चलेगा, हेट्रो एटम का हमें पता चलेगा IR से। IR हमें डाटा अगर दिया गया हो, थोड़ा सा आइडिया दिया गया हो IR का, तो फिर हम हेट्रो एटम भी साथ ऐड कर सकते हैं। जैसा कि देखें, अगर हमारे पास इसमें मॉलिक्यूलर आयन पीक 94 की है और ये हमारे पास C7H10 है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर इसमें एक ऑक्सीजन हो, अब देखिए ऑक्सीजन का जो मैस है ये 16 होता है, ऑक्सीजन का जो मैस है 16 होता है। अगर आपने इस कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड करना है और इसको रखना भी तो हमने 94 ही है, तो इसका मतलब है हमें फिर कार्बन और हाइड्रोजन कम करने पड़ेंगे। और 16 कम करने से मुराद है एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, अगर ये कंपाउंड में से निकाल दिए जाएं तो फिर इसकी जगह पर ऑक्सीजन आ सकता है। मीन्स यहाँ पर एक कार्बन कम किया जाए तो C6, और 4 हाइड्रोजन कम किए जाएं तो ये आ जाएगा H4 6, और ये साथ O आ जाएगा। यानी मॉलिक्यूलर मास अभी भी 94 रहेगा। आपने एक ऑक्सीजन यहाँ पर इंसर्ट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूले में, और अगर एक ऑक्सीजन आपने इंसर्ट करना है 16 मास है, तो इसका मतलब है इसमें से फिर 16 मास इस वाले फार्मूले में से कम करना पड़ेगा। और 16 कम करने से कम क्या मुराद है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन कम कर दें। एक कार्बन कम करेंगे तो कार्बन 6 रह जाएंगे, हाइड्रोजन 4 कम करेंगे तो हाइड्रोजन भी 6 रह जाएंगे। अब इसमें हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था जो डेफिशिएंसी इंडेक्स है हाइड्रोजन वो 3 है। अगर हमने यहां पर निकालना है तो हमारे पास C6, और हाइड्रोजन अल्केन अगर प्रिपेयर करनी है तो CnH2n+2 अल्केन आ जाएगा 14, तो ये आ गया C6H14। दोनों में आप डिफरेंस निकाल लें, कितना आएगा, 8 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय 2 करें तो इसमें जो हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है
वो आ जाएगी, इसका डेफिशिएंसी इंडेक्स 4 आ जाएगा। यानी इसमें 3 डबल बॉन्ड, 1 रिंग हो सकती है या 2 ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। तो इस तरह करके मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ऑक्सीजन इसमें इंसर्ट करने से ये बन जाएगा। तो हमने एक्चुअली मैस देखना होता है कि जो हेटेरो एटम आ रहा है उसका मैस कितना है, उतने कार्बन और हाइड्रोजन कम कर दें। जैसे देखिए, अगर 2 ऑक्सीजन इसमें इंसर्ट करने हैं C7H10 में, एक ऑक्सीजन के लिए 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन कम करने हैं, तो 2 के लिए 2 कार्बन और 8 हाइड्रोजन कम करने पड़ेंगे। तो यहां से 2 कार्बन कम करेंगे तो C5 बच जाएगा, और 8 हाइड्रोजन, 10 में से 8 हाइड्रोजन निकालें, 2 बच जाएंगे, 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे। यानी 2 ऑक्सीजन के लिए 2 कार्बन 2 दफा CH4 माइनस करना है, C2H8 माइनस करना पड़ेगा। अब 5 कार्बन वाली अगर आप अल्केन बना लें, C5 5 कार्बन वाली अल्केन होती है H12, C5H12, जबकि ये हमारे पास C5H2 है। 10 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, जितना हाइड्रोजन का डिफरेंस आ जाए उसको 2 पे डिवाइड करें, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के एटम कम होते हैं तो एक पाई बॉन्ड बनता है, तो इसका जो डेफिशिएंसी इंडेक्स है वो 5 बन जाएगा। तो इस तरह आपने जितने हेटेरो एटम ऐड करने हैं उनका मोलर मास देखना है, और उनके मोलर मास के बराबर आपने कार्बन और हाइड्रोजन कम कर देने। अब देखिए, अगर इसमें एक सल्फर हो, अब सल्फर का एक का मास होता है 32, यानी एक सल्फर 2 ऑक्सीजन के बराबर है। सल्फर का मास 32 है और 2 ऑक्सीजन का मास भी 32 है। इसका मतलब है अगर एक सल्फर लेके आना है तो 32 कैसे होगा, 2 कार्बन 24 और 2 कार्बन के साथ फिर 8 हाइड्रोजन, 2 कार्बन और 8 हाइड्रोजन जो है वो माइनस करने पड़ेंगे, तब जाके 32 आएगा। यानी एक सल्फर 2 ऑक्सीजन के बराबर है। तो सेम वही वाला C5H2 ऑक्सीजन की जगह 2 ऑक्सीजन को एक सल्फर रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि दोनों का मास 32 है। इसी तरह अगर नाइट्रोजन आ जाए तो नाइट्रोजन का मास 14 होता है। नाइट्रोजन का मास चूंकि 14 है, तो 14 का मतलब है एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन कम करने पड़ेंगे। तो ये जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन था C7H10, इसमें से एक कार्बन निकालें, C6 बचेगा, 2 हाइड्रोजन निकालें तो ये 8 आ जाएगा। यानी नाइट्रोजन का 14 है, तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन कम करने, कार्बन कम करें, 7 में से कितने रह गए, 6, और हाइड्रोजन 10 में से 8, और फिर नाइट्रोजन लग जाएगा। इसका भी हम डेफिशिएंसी इंडेक्स निकाल सकते हैं। हमारे पास C6H14 बनेगा। ये हमारे पास इस तरह से अल्केन आ जाएगी C6H14। अब याद रखिएगा, जब छठे ग्रुप का कोई एलिमेंट आ जाए तो आपने सिंपली उसको अल्केन कंसिडर करके ही हाइड्रोजन डेफिशिएंसी निकालनी है। लेकिन जितने आपके पास पांचवें ग्रुप से मेंबर आ जाएं, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जितने नाइट्रोजन आ जाएं उतने हाइड्रोजन कम कंसीडर करने हैं। यानी एक्चुअली ये C6H8 नहीं है, ये C6H7 है। छठे ग्रुप के लिए नो टेंशन, पांचवें ग्रुप के लिए जितने पांचवें ग्रुप के मेंबर हों उतने हाइड्रोजन कम करें, और सातवें ग्रुप के लिए जितने हैलोजन एटम हों उनको हाइड्रोजन एटम ही कंसीडर करें। अब दोनों में से यहां से फर्क निकाल लें, दोनों में डिफरेंस आएगा 7 का, 2 पे डिवाइड करें, ये आ जाएगा 3.5। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर, ये हमारे पास सॉरी हाइड्रोजन डेफिशिएंसी जो है, इसका हाइड्रोजन का डेफिशिएंसी इंडेक्स जो है ये फ्रैक्शन में आ जाए, तो फ्रैक्शन में से पॉसिबल होता है, फ्रैक्शन से मुराद होता है कि इस तरह का फार्मूला पॉसिबल नहीं है। यानी C6AH8N94 से ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स है वो फ्रैक्शन में आ गया। इसी तरह अगर नेगेटिव में आ जाए, तो नेगेटिव में अगर आता है तो इसका मतलब है जरूर इसके अंदर कोई ना कोई हेटेरो एटम मौजूद होंगे। तो इस तरह आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला में अगर आपको IR से हिंट मिल जाए कोई ना कोई, तो आपने उतना मास कम कर देना है कंपाउंड से, कार्बन और हाइड्रोजन माइनस करके, जितने हेटेरो एटम का मास है। जैसे ऑक्सीजन लगाना है 16 मास है, तो इस फार्मूले में से आप 16 माइनस कर दें। तो इस तरह आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला रूल ऑफ 13 से पता चल जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। देखें, हमारे पास एक कंपाउंड है और उसका मॉलिक्यूलर मास 136 है, और 136 से हम चेक करना है कि ये कौन सा कंपाउंड हो सकता है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है।
तो 136 को आप डिवाइड कर दें 13 से, 13 से डिवाइड करेंगे 13 इंटू 10, 130 बनेगा। यानी इसका जो न्यूमरेटर है वो 10 बनेगा, 130 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 बच जाएगा, ये 6 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। मतलब 10 इसमें कार्बन है और रिमाइंडर प्लस कोशेंट दोनों को जमा करने से 16 इसमें हाइड्रोजन है। मीन ये C10H16 बनेगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। 10 इसका कोशेंट है, मीन्स जो 10 आया है वो न्यूमरेटर है और 6 जो है वो इसका रिमाइंडर है। अब अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है और हम इसमें 2 ऑक्सीजन लगा देते हैं। अब 2 ऑक्सीजन से मुराद है, एक ऑक्सीजन का मैस होता है 16, 2 ऑक्सीजन का मैस होता है 32। अब 32 से मुराद है 2 कार्बन कम करने पड़ेंगे आपको और 8 हाइड्रोजन कम करने पड़ेंगे। और जब यहां से 2 कार्बन कम करेंगे तो कार्बन बच जाएंगे 8, और यहां से 8 हाइड्रोजन कम करेंगे तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है ये भी 8 बच जाएंगे, तब जाके इसमें 2 ऑक्सीजन लगेंगे। तो देखें कार्बन यहाँ पर हमारे पास 8 बच गए हैं, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के लिए 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन कम करते हैं। 2 ऑक्सीजन के लिए 8 हाइड्रोजन, 16 थे, 8 बच जाएंगे और हम यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लगा देंगे। इसी तरह अगर हमारे पास 2 नाइट्रोजन एटम, 2 नाइट्रोजन का मतलब है 28 बनेगा, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, और 28 से मुराद है 2 कार्बन, 2 कार्बन का मतलब है 24 और 4 हाइड्रोजन, यानी यहां से 2 कार्बन कम करें तो 8 बच जाएंगे, 4 हाइड्रोजन कम करें तो ये 12 बच जाएंगे और ये N2 आ जाएगा। इस तरह 28 N2 जो है वो उससे हमने रिप्लेस कर दिया कार्बन और हाइड्रोजन को। अगर हमारे पास यहाँ पर है 2 नाइट्रोजन एटम हो और 1 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन एटम का मतलब है 28 और 1 ऑक्सीजन का मतलब है 16। अब 1 ऑक्सीजन के लिए 2 नाइट्रोजन एटम है, 2 नाइट्रोजन एटम के लिए C2H4 माइनस करना है, ये 28 हो जाएगा, और 1 ऑक्सीजन के लिए CH4 माइनस करना है। तो इसका मतलब है यहां पर टोटल 3 कार्बन माइनस करने पड़ेंगे, कार्बन रह जाएंगे 7, और 8 हाइड्रोजन माइनस करने पड़ेंगे, हाइड्रोजन रह जाएंगे 8, C7H8, और C7H8 के साथ हमारे पास 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन आ जाएगा। फाइनली हमारे पास है 5 कार्बन है और 4 ऑक्सीजन है। अब इसके लिए जब आपको कार्बन भी दे दिए साथ के, कार्बन 5 रखने हैं, 4 ऑक्सीजन रखने हैं, तो फिर सिंपल है, 5 कार्बन है और ये हमारे पास 4 ऑक्सीजन है C5O4। तो इसका टोटल का मोलर मैस निकाल लें, 5 कार्बन का 60 आ जाएगा और इसी तरह 4 ऑक्सीजन का 64 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 64, ये बन जाएगा 124, ये 124 बच गया। बाकी हमारे पास चूंकि 136 है तो इसका मतलब यहाँ पर 12 हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 136, तो C5H12O4 बन जाएगा। इस तरह हम जो है रूल ऑफ 13 यूज करते हुए हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं विद हेट्रोएटम। फाइनली एक स्पेक्ट्रम देखते हैं हम। हमारे पास एक स्पेक्ट्रम है। अब इस स्पेक्ट्रम में आप देखें जो इंतहाई राइट साइड पे पीक है वो 136 वाली है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूलर आयन पीक है, हाईएस्ट मैस वाली पीक है, जिसको रेडिकल केटाइन कहते हैं या जिसको पेरेंट आयन पीक कहते हैं। तो ये 136 है। 136 को 13 से डिवाइड कर दें तो ये 10 6 आ जाएगा, 13 इंटू 10 130 बनेगा। तो 10 आ गया हमारे पास कोशेंट या ये हमारा न्यूमरेटर है, 6 यहाँ पर बच जाएगा, 130 जब आएगा तो ये आ जाएगा रिमाइंडर। तो इसमें 10 हमारे पास कार्बन है और 16 हमारे पास, 10 प्लस 6 16 हमारे पास हाइड्रोजन है। ये हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है 136 से। अब अगर साथ IR का थोड़ा सा डाटा दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास IR है, द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम शोज वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रॉड पीक एक्सटेंडिंग फ्रॉम 2500 टू 3500। अब 2500 से 3500 पीक सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड की इतनी ब्रॉड पीक आती है। तो इसका मतलब है इस कंपाउंड में 2 ऑक्सीजन भी मौजूद हैं, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया। और मजीद इसकी एक पीक यहाँ पर 1680 पर भी, ये C डबल बॉन्ड O के लिए, यानी C डबल बॉन्ड O भी है इसमें
और OH भी है। और यहां से हमें पता चल गया, जब वो कहते हैं ना 2500 से 3500, इतनी ब्रॉड पीक IR में सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक ग्रुप की आती है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के आने से मुराद है इसमें 2 ऑक्सीजन है। और 2 ऑक्सीजन से क्या मुराद है, एक ऑक्सीजन के लिए आपने CH4 माइनस करना होता है, एक के लिए CH4 माइनस करना है, 2 ऑक्सीजन के लिए एक CH और 4 और माइनस करें, यानी यहां से 2 कार्बन और 8 हाइड्रोजन माइनस करें। 2 कार्बन माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा C8, और फिर 8 हाइड्रोजन निकालेंगे तो H बन जाएगा 8, और इसमें फिर 2 ऑक्सीजन है कार्बोक्सिलिक एसिड वाले। तो ये हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा इस कंपाउंड का। इसमें से हमारे पास ये टोटल 10 है। 10 में से ये हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, 2 ऑक्सीजन का मतलब 2 कार्बन कम करने हैं। तो एक्चुअली ये यहां पर बनेगा C8, क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सॉरी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मतलब है 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन का मतलब है एक ऑक्सीजन के लिए एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, 2 है। तो यहाँ पर 2 कार्बन कम करेंगे C8 बनेगा, ये गलती से C7 लिखा रह गया, C8 है। और फिर 8 हाइड्रोजन का मतलब है C8H8 है, और फिर O2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे। अब फर्दर ये कंपाउंड है कौन सा, ये 91 पे पी कौन सी आ रही है, 119 पे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ हमने देखा है कि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पता कैसे चलेगा, अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कौन से फ्रेगमेंट आपने जेहन में रखने हैं जिनसे आपको फॉरेन स्ट्रक्चर का आइडिया हो जाएगा, क्लास का आइडिया हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा ये कौन सा कंपाउंड है। तो ये हम देखेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में कि ये हमारे पास रूल ऑफ 13 यूज करते हुए मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लिया हमने, और फाइनली फिर हम स्ट्रक्चर कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। थैंक यू वेरी मच।